अच्छा। तो डींग क्यों मार रहे हो यार कैमरे के? सीधी सीधी बात करो ना भाई साहब। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। बदलो बदलो राजस्थान कमाए, आप सगला रो स्वागत है। आज मैं बात कराला राजस्थान का प्रमुख इतिहासकार और नाटककार रंगकर्मी श्री रणवीर सिंह जी ढूंढलोद सु। आप राजस्थान का सबसे प्रमुख और वयोवृद्ध इतिहासकारों में से एक है और आपने राजस्थान का रंगमंच में भीष्म पितामह के रूप में जाने जावे हैं। तो आज मैं आकी जीवन से जुड़ेड़ी जकी घटनावां है, जकी यादा है, जकी जो आका एक्सपीरियंस है, बन आज मैं आप सगला के सामने रखाला। श्री रणवीर सिंह जी ढूंढलोद रो स्वागत है बदलो बदलो राजस्थान के माए। तो सर मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करा बदलो बदलो राजस्थान के माए। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो वही है कि आप राजस्थान का एक बहुत ही प्रमुख घराना से आओ हो, तो आपको जो पारिवारिक बैकग्राउंड है आप भी के बारे में सबसे पहले बताओ। मेरा जन्म तो हुआ मसूरी में 1929 में और बचपन मेरा बीती ढूंढलोद में। ढूंढलोद में तो हुक्म आप ढूंढलोद के बारे में अगर थोड़ा सो दर्शकान बताओ तो। ढूंढलोद तो वैसे पुराना गांव है और मेरे को नाम ढूंढलोद जो है वो काफ़ी विषय के मायने लोग कई बात करे है, मगर बाद में जब मैं एक बार हिस्ट्री पढ़ी तो भी वहाँ निकली कि चौहानों का एक वंशज है भी को नाम है ढूंढलोद। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ढूंढलोद नाम चौहाना के टाइम को बनोड़ो है, क्योंकि आज शेखावाटी जो ही पुरानी ज़माने के मायने पृथ्वीराज के टाइम के मायने यहाँ अजमेर से लेके और हरियाणा तक चौहानों के नीचे थी। तो जब आप रो जन्म हुई तो वो अंग्रेज़ा को टाइम हो भारत के अंदर बी टाइम अंग्रेज़ा को राज हो, तो बी काल के बारे में भी टाइम के बारे में आपको जन्म के बाद में आपकी जो स्टडी हुई, जो आपकी पढ़ाई हुई, तो मेयो कॉलेज में आप पढ़ा, तो बी के बारे में आप थोड़ा सा मैंने अनुभव बताओ। मेयो कॉलेज के मायने असल में 5 कॉलेज जो है मेयो कॉलेज का, हाँ, एक तो एचएसएन कॉलेज, एक दिल्ली कॉलेज इंदौर में और एक है राजकुमार कॉलेज राजकोट, एक राजकुमार कॉलेज रायपुर। तो ये 5 कॉलेज जो थे ये इसलिए बनाए गए थे कि इन राजाओं को और जागीरदारों को अंग्रेज़ बनाया जाए, ताकि ये अंग्रेज़ों के साथ मिलके और वहाँ काम करें और उनकी दोस्ती निभाएं। तो मेयो कॉलेज में मैं जब गया था तो वो 1939 में गया, तो एक हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर स्टो करके, तो वो पढ़ाते नहीं थे मगर अंग्रेज़ थे, वो बिल्कुल पुराने किस्म के अंग्रेज़। और हम उस वक्त आपस में राजस्थानी नहीं बोल सकते थे। ओहो। तो जब भी कभी हमने अपनी भाषा में जैसे बात करते थे बोलियों में, तो हमको उस ज़माने के अंदर 8 आने का फ़ाइन होता था। और 8 आने उस हमारे ज़माने के अंदर 1939 की बहुत बड़ी रकम होती थी। तो धीरे धीरे करके और फिर मैं तो गांव से गया था, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है। मेरा उच्चारण जो था वो बहुत गलत था। तो पहली बात एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारे जो मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि 4 का टेबल बोलो। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये टेबल क्या होता है, क्योंकि मैंने गांव में तो टेबल देखा तो अपने मेज़ को ही मानते थे हम तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये 4 का टेबल क्या हुआ। तो मैं चुपचाप खड़ा रहा था, एक पैर पास में बैठा था, उसने कहा कि पहाड़ा बोल। तो मैंने 4 का पहाड़ा जो याद था मेरे को, वो मैंने अपने राजस्थानी में 4 दूनी 4 करके मैंने बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं इंग्लिश में बोलो। तो धीरे 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 हम सबको अंग्रेज़ी बुलाना, अंग्रेज़ी का उच्चारण ठीक करना, फिर ये करके ये हुआ था। 43 के अंदर स्टो साहब के जाने के बाद में 43 में जो प्रिंसिपल हमारे पास आए तो वो एजुकेशनिस्ट थे। और स्टो के टाइम के अंदर हमारे मेयो कॉलेज के अंदर कोई भी अखबार के सिवाय स्टेट्समैन के कोई दूसरा अखबार नहीं आता था। और वहाँ पे गांधी और नेहरू का नाम लेना बड़ा ख़तरे से खाली नहीं था।
मगर जब मैकेनली साहब आए तो उन्होंने सारा चीज़ें बदली और सब राजाओं को जो अलग अलग मकानों में रहते थे उन मकानों से लेके उन्होंने पूरी एक वहाँ पे हॉस्टल बनाया, हॉस्टल में आके रहने लगे और ये सारी चीज़ें उन्होंने हटाई वहाँ से, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो थी उनकी वो सब हटी वहाँ से। तो वो जो एक पीरियड था हमारा 43 से लेके 48 तक का, वो आपका नेशनल मूवमेंट का एक पीरियड था। और नेहरू जी के वास्ते मैकेनली साहब हमको पढ़ाते थे और ख़ास करके जब वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे तो एक बात वो ज़रूर कहा करते थे, क्योंकि बहुत से लड़के जो थे वो बहुत बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करते थे। उसने कहा कि ये शब्द जो हैं इस तरह के इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है, तुमको अंग्रेज़ी लिखनी है तो गांधी जी की तरह की अंग्रेज़ी लिखो ताकि हर आदमी समझ सके। तो उसके बाद में ये सब चीज़ें, तो ये आपके जो मेयो कॉलेज था, ये पर मेयो कॉलेज के अंदर हमें कई जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी। एक तो ये था कि हमको ये कहा गया था सब लोगों को कि लाइब्रेरी में जाके और हर महीने के अंदर 1 या 2 किताब आपको पढ़नी पड़ेगी और कौन सा सब्जेक्ट आप हैं वो आप चुनिए। तो हम जाते थे, वह किताबें उठा लेते थे और फिर एक छोटी सी किताब थी, उसके अंदर हमको लिखना पड़ता था किताब का नाम, राइटर का नाम और फिर उसकी छोटी सी सिनॉप्सिस देनी पड़ती थी। तो उससे एक बात ये हुई कि हमें किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। ये पहले नहीं होता था, पहले जो थी वही जो किताबें दी हुई हैं वही पढ़ो और उसके बाद में ये करो। तो ये एक चीज़ थी। और फिर एक उन्होंने वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी थी। एक तो सोसाइटी थी फाइन आर्ट्स की जिसमें कि आप लेदर वर्क वगैरह ये सीखिए, दूसरी थी हमारे थिएटर की। तो उसके अंदर अंग्रेज़ी के नाटक और हिंदी के नाटक वहाँ पे सबसे पहले होने लगे थे। उससे पहले जो सिर्फ अंग्रेज़ी की नाटक हुआ करते थे और वो भी मामूली से, मगर यहाँ पे बाकायदा हमें सिखाया गया था कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है। तो आप जी की थिएटर की जो ट्रेनिंग हुई आपकी जो थिएटर को जो पढ़ाई को या इंटरेस्ट हो या जो वो बीज हो वो आपने मेयो कॉलेज में ही पढ़ी हो आपके बीज तो बठू से पढ़ियो। तो और सबसे बड़ो काम बड़ा यो हो कि एक उन्होंने अमर सिंह राठौड़ का नाटक करवाया था जिसके अंदर की घोड़े पे और असली तलवारों का इस्तेमाल किया गया था और वो ओपन एयर थिएटर में हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने हमको और कई नाटक सब किए। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप जी परिवार से आप आओ हो, तो खास करके राजपूत परिवार में और एक ठिकाना के अंदर थिएटर, नाटक, डांस, म्यूजिक ई तरीका की चीज़ा ने बहुत अच्छो कौन समझो जावे या बहुत सारी सवाल प्रश्न खड़े हो जावे। तो आप भी चीज़ से कहीं बारे निकले और कहीं आप कैरियर ही चीज़ ने बनाए हो। ये शिवजी आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैंने ये तय किया कि मैं थिएटर में ही काम करूँगा और मैं कुछ दिनों के लिए 5-6 साल मैंने फिल्मों में भी काम किया था, तब मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था। पिताजी भी नाराज़ थे और बड़े भाई साहब वगैरह भी नाराज़ थे और कई बार मुझे मेरे भाई साहब वगैरह भांड कह के भी बुलाते थे। तो ये सब सहना पड़ा था, काफ़ी सहना पड़ा। कई लोग जो थे हमारे पिताजी के जो दोस्त थे जनरल भैरव सिंह जी खातीपुरार, ये लोग, उनको बिल्कुल शौक़ नहीं था कि मैं थिएटर में जाऊं। तो वो भी मेरे पे ताना कसते थे, मगर ये तानाबाजी तो हुई, मैंने परवाह नहीं करी। मैंने थिएटर लिया तो मैं दिन में आ गया था। रुचि मेरी थी, मैंने कहा कि मैं अपना थिएटर में काम करूँगा, थिएटर में ही नौकरी करूँगा, थिएटर से ही काम। फिल्मों में भी काम करे हो तो आपको बम्बई को भी एक अनुभव है, फिल्म इंडस्ट्री को भी, तो बी के बारे में आप थोड़ी सी अगर मन बताओ तो। बम्बई में जब मैं 50 से शुरू हो गया था तो 50 से लेके 53 तक मैं रहा और बनना तो चाहता था एक्टर, क्योंकि बम्बई में जो जाता है वो एक्टर ही बनना चाहता है और कुछ नहीं बनता है तो फिर दूसरे काम करते हैं। मगर वहाँ पे मैंने देखा कि एक्टर बनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि राज कपूर, देव आनंद, दिलीप साहब, ये लोग सब बड़े बड़े एक्टर्स थे और जो सेकंड स्ट्रिंग थी वो भी बहुत बड़ी थी। तो इधर उधर कहीं जाते थे, मगर वहाँ पे एक चीज़ मुझे ये मालूम हुई, क्योंकि वो मेयो कॉलेज और सावंती बैकग्राउंड से जो मैं था, तो कि एक ये अपनी जो ये वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा दौर था कि सारे की सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री लेफ्टिस्ट थी।
नाटककार सारे के सारे जो लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, वो सब लेफ्टिस्ट थे। म्यूज़िक डायरेक्टर्स लेफ्टिस्ट थे, डायरेक्टर्स लेफ्टिस्ट थे, और एक्टर्स भी लगते, यहाँ तक कि पृथ्वीराज कपूर वगैरह भी लेफ्टिस्ट थे। तो वो एक लेफ्टिस्ट का जो मूवमेंट था वो मुझे मिला, और वो मुझे असल में मिला, आरज़ू फिल्म बनी थी शाहिद लतीफ़ में, अच्छा। और शाहिद लतीफ़ को कहानी थी इस्मत चुगताई की। तो मैं जब वहाँ गया तो इस्मत चुगताई को यह मालूम हुआ कि मेरा ये रिश्ता जो है वो जोधपुर से है, अच्छा। क्योंकि मेरी माँ जोधपुर की थी। वो उनका रिश्ता जोधपुर से बहुत कुछ रहा है। तो वो तमाम मेरी बहनों को जानते थे वो, तो वहाँ से मेरे प्यार मेरे को मिला, और वहाँ पे जब मैंने बातें सुनी तो वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट का जो था वो मेरे को लेफ्टिस्ट मूवमेंट वहाँ से मिला। मगर मैं एक्ट नहीं कर पाया। बी आर चोपड़ा साहब के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया प्रोडक्शन में। एक तो शोले थी जिसके अंदर की अशोक कुमार और बीना राय थे, और एक दूसरी थी चांदनी चौक जिसमें मीना कुमारी और शेखर थे। उनमें काम किया। उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ पे चल नहीं सकते, मैं छोड़ के फिर वापस आया। 1953 में मैंने यहाँ पे जयपुर थिएटर ग्रुप बनाया, जो कि राजस्थान का पहला थिएटर ग्रुप माना जाता है। तो राजस्थान को पहलो थिएटर ग्रुप, मतलब आप आज चीज मान सको कि राजस्थान राज्य के अंदर रंगमंच की नींव रखवाला जो है वह श्री रणवीर सिंह जी है। तो आप 1953 में राजस्थान को पहलो थिएटर ग्रुप बनायो, तो बी के बारे में आपने जो प्रेरणा मिली बॉम्बे से मिली, और लेफ्टिस्ट जगह आइडियोलॉजी ही बीच में आप संबंधित रिया। तो 1953 में जब आप थिएटर ग्रुप बनायो, बी के बारे में आप भाई ऐसा था कि मैंने तो यहाँ पे साइकिल उठाई, साइकिल पे ही थे हम बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक साइकिल उठा के पूरे जयपुर में घूमा कि कोई भी जो आदमी मिल जाए जो थिएटर के अंदर कोई शौक़ रखता हो। तो धीरे 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 करके मुझे मिले। एक तो हमारे संस्कृत वाले यहाँ पे थे, तो वो मिल गए, और उसके बाद में शेखर साहब थे, इंदु शेखर, वो मिले। फिर एक बर्मा शेल के मैनेजर थे, उनकी वाइफ एक्टिंग करती थी। धीरे धीरे करके श्याम अग्रवाल थे, हमारे वकील साहब थे, तो वो थे। तो हम इन लोगों को सबको जोड़ के एक थिएटर बनाया। हमें उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि थिएटर का कोई रजिस्ट्रेशन होता है, थिएटर का कोई नाम होता है, संस्था बनती है, कुछ नहीं मालूम था हमें। हमें तो ये मालूम था कि थिएटर करना है। तो जब हम बैठे वहाँ पे, यहाँ पे कोई थिएटर हॉल था नहीं, तो मैंने महारानी गायत्री देवी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने थिएटर बनाया। तो वो बहुत खुश थी इस बात के अंदर, उनको शौक़ था इन चीज़ों का। तो मैंने कहा उनको बना तो लिया, मगर अब करें कहाँ थिएटर ना होगा। तो उन्होंने जब अपने अशोक थिएटर क्लब का एक हॉल था उसमें दे दिया उन्होंने। अब जब इन्विटेशन भेजने लगे हम, तो हमें ये नहीं मालूम था। एक आदमी बैठे बैठे उन्होंने कहा कि भाई इन्विटेशन बनाते रहे हो, मगर कौन बुला रहा है, किसके नाम से दे रहे हो इन्विटेशन। हमने किसी का नाम ही नहीं था जो हमारे पास, ना तो चेयरमैन बनाया, ना कुछ बनाया, ना कुछ। आपने अशोक क्लब को जो हॉल हो वो महारानी गायत्री देवी आपने नाटक करवाता ही बैठे दियो, तो के बाद में तो वहाँ से हम जब इन्विटेशन लिखने लगे तो ये हुआ कि किसके नाम से इन्विटेशन दें। तो वहाँ पे एक बैठे हुए थे, तो उन्होंने शर्त कहा द बोर्ड जयपुरियंस, जो बोर हो जाते हैं, द बोर्ड जयपुरियंस इनवाइट यू। तो पहला इन्विटेशन उसके नाम से गया। उसके बाद में हमने नाटक किया वहाँ पे, नाटक बहुत मशहूर हुआ, सबने बहुत उसकी तारीफ़ की। फिर हमने ये सोचा कि भाई अब इसको बाकायदा बनाना है। तो मैं सबसे पहले गया चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ पे किशनपुरी। तो मैं उनके पास गया, तो बोले कि भाई कैसे आए हो। मैंने कहा साहब मैं इसलिए आया हूँ कि आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूँ मेरे थिएटर ग्रुप का। तो वो बहुत खुशी खुशी में बन गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, सावलदान उज्जवल है यहाँ पे, वो अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो तुम उनके पास जाओ। तो वो बहुत शौकीन है। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने पूछा कि बना कहाँ आया। मैंने कहा क्या आपने बनाना है बेटा वाइस चेयरमैन। चेयरमैन तो बन गए वो, आपको बनाना है वाइस चेयरमैन। बोले हाँ हाँ मैं ज़रूर करूँगा। मैंने चौपासनी के अंदर मैंने फॉल स्टाफ का एक्टिंग की थी। अच्छा, तो वो बन गए। उसके बाद में मेरे ग्रुप के अंदर कम से कम 3 या 4 IAS ऑफिसर थे, और 2-3 की वाइफ जो थी वो मेरे साथ एक्टिंग करती थी। तो वो ज़माना करीब करीब दूसरा सा था। जब अब जो आप देखते हैं तो मालूम होता है कि एक भी IAS ऑफिसर थिएटर से जुड़ा हुआ नहीं। फिर मुझे जाना पड़ गया था इलाहाबाद, क्योंकि मेरा ससुराल था। ससुर की तबीयत ख़राब थी, उनकी देहांत भी हो गया था। तो मैं 2 साल तक 3 साल तक वहाँ रहा।
तो जब वापस लौट के आया तो मैंने देखा कि हमारा पूरा का पूरा जयपुर थिएटर ग्रुप जो था वो बिखर गया था। किसी का कोई अपना काम में लग गए, कोई छोड़ के चला गया। श्याम अग्रवाल थे, वो बड़े लॉयर बन गए तो उनके पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं जाके और अपने थिएटर में कहाँ नौकरी करें, कोई करनी तो नौकरी थिएटर में ही है। तो मैं चला गया 59 के अंदर 60 में दिल्ली, और दिल्ली में जाते ही मुझे भारतीय नाट्य संघ की नौकरी मिल गई। भारतीय नाट्य संघ कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बनाया था और वो पूरे हिंदुस्तान में था, जैसे आज इफ्टा है वैसे थी वो। तो उसके अंदर मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बना और वहाँ पे जो मेरी ट्रेनिंग हुई, वो जो ट्रेनिंग है वो मुझे आज दिन तक मेरा नींव जो है वो वहाँ से पड़ी थी वो नींव। तो वहाँ पे वो सारे मैं 3 कॉन्फ्रेंसेस किए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो सब के सब। तो वो खत्म हुआ। उसके बाद में मैं 64 में यहाँ आया। 64 में यहाँ आया तो मुझे ये विश्वास करा दिया था कि आपको संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी बनाया जाएगा कोमल कोठारी के बाद में। पर जब मैं यहाँ आ गया और जब इनकी बातें हुई तो सुधा जी ने कहा कि मैं इतने सालों से नंबर 2 काम कर रही हूँ तो दूसरा क्यों है, और ये सही भी था। तो उनको बना दिया गया था सेक्रेटरी और मैं जॉबलेस हो गया। तो एक दिन मैं अपने एप्लीकेशन लिख के और सुखाड़िया साहब के पास गया और वहाँ गया तो उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी और मैंने कहा कि साहब जिस तरह से मैं आया था ये हुआ और मैं आज जॉबलेस हूँ, बेरोज़गार। तो उन्होंने दूसरे दिन ही इसका ऑर्डर कर दिया कि रणवीर सिंह को स्पेशल ऑफिसर फॉर प्रोग्राम्स रविंद्र मंच पे लगाया जाए, क्योंकि उस वक्त रविंद्र मंच जो था वो संगीत नाटक अकेडमी के पास था। और वहाँ पे आपका जो गोल्डन पीरियड जो है थिएटर का जो माना जा रहा है वो हुआ। 70 तक मैं यहाँ पे रहा। 70 में फिर मैं दिल्ली फिर जाना पड़ा मुझे। तो वहाँ जाके मैं यात्रिक एक थिएटर ग्रुप था उसके अंदर काम किया। 76 तक वहाँ काम किया। 76 में कुछ बेरोज़गारी वहाँ भी आ गई थी तो कुछ लिखने पढ़ने का काम किया। वहाँ पे मैंने एक नाटक लिखा सराय की मालकिन, और उसके पहले मैंने 1961 में मैंने लिख चुका था हाय मेरा दिल। हाय मेरा दिल आज 1155 शोज़ अंक ने किए हैं, लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। और उसके बाद में 76 पे मुझे मॉरिशस मिल गया था। मॉरिशस में मुझे काम मिला एज ए कल्चरल एडवाइज़र। तो वहाँ मैं 5 साल तक रहा। उनका ड्रामा डिपार्टमेंट मैंने बनाया। वहाँ जितने भी लोग थे सबको यहाँ भेज के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करवा के बुलाया और ड्रामा किया। और उनके लिए मैंने एक फ़िल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, जो शुरुआत जो हुई थी मॉरिशस की। जो मॉरिशस ओनली समुद्र से में जब वो वोल्केनो हुआ था तो वहाँ से निकला हुआ है। तो वहाँ से लेके और मैंने 68 तक जब उनके मिला इंडिपेंडेंस मिला, वो मैंने पूरी फाउंडेशन की और फिर मैं 81 में यहाँ वापस आ गया। तो सब जहाँ मैं आप लोगों ने बताना चाहूँगा, भारतीय जननाट्य संघ जो है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बा भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नाट्य संस्था मासू एक है, जो कि 1943 में पहली जी को जन्म हुई हो। तो बी का सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के समय में है और जी के अंदर तमाम फिल्म का कलाकार, बड़ा बड़ा संगीतकार, पेंटर्स और जितना भी आप नाम जान सको, जो हिंदी सिनेमा को जो नींव रखी गई बाबी एक तरह से इप्टा के द्वारा ही रखी गई है। तो आप इप्टा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, तो आप इप्टा से कब पहली बार जुड़े सर? इप्टा से मैं 85 में जुड़ा। 85 में शिवजी इसलिए जुड़ा मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपने सवाल उठाया कि उस वक्त 80, 82, 81, 84 के अंदर पुपुल जयकर यहाँ पे भारत महान के वो फेस्टिवल वगैरह करती थी और उसके अंदर बेतहा फोक थिएटर का इस्तेमाल होता था चारों तरफ, और थिएटर जो था वो मकसद से दूर होता चला जा रहा था। तो बातें हुई और एक दिन ऐसा था कि कैफी साहब के साथ हम शाम को बैठे हुए थे, तो बात चली कि इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रोकें कैसे? तो ये हुआ कि भाई कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई संस्था बनाओ जो नाटक करना शुरू करे। तो फिर ये हुआ कि इप्टा को ही रिवाइव किया जाए। तो 85 में ये रिवाइव हुआ। तो मैं उस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर्स में से मैं एक हूँ कैफी साहब के साथ।
85 में फिर आगरा में हमारा कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ से ये चला फिर धीरे 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 करके 92 में जब मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने जयपुर में, तब मुझे वहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाया गया और भिलाई का जब हुआ तब मैं वहाँ से वर्किंग प्रेसिडेंट बना। उसके बाद में फिर मैं आज अभी तक मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो एक राष्ट्रीय संस्था जो कि जी के अंदर पूरा इंडिया का हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इप्टा की यूनिट्स मानी जावे, 650 से ज़्यादा यूनिट्स पूरा इंडिया में काम इप्टा की करे। आप भी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो रिया हो और अभी भी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यभार आप संभाल मिले। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन नाटककार भी हैं और नाटककार के रूप में हाय मेरा दिल जो है बॉम्बे के अंदर सबसे ज़्यादा चाल वालों नाटक जो आज तक को रिकॉर्ड है वो हाय मेरा दिल है, जो कि आपको लिखेडो नाटक है। तो आप नाटक लेखन में की तरीका से आया और पहलो नाटक आप लिखो भी के बाद में आप मन बताओ। ये इत्तेफाक है, मैं नाटक लिखता नहीं था और वैसे मैं हिंदी पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझे मेयो कॉलेज में ही उर्दू दी थी और शायद वो जब या तो वकील बनवाना चाहते थे या और कुछ था पता नहीं, मगर मैं उर्दू पढ़ा हुआ था तो मैं लिखता नहीं था हिंदी। हुआ ये कि मेरे के वो छोटी बोदरी होती है ना, वो बीमार हो गया था, छोटे छोटे जो निकल जाते हैं, तो वहाँ जहाँ कमरे में हमें बंद कर दिया गया था, यहाँ बाहर नहीं जा सकते, कि तो मिल नहीं सकते, कि तो बात नहीं कर सकते। तो अमेरिका से एक मैगज़ीन आया करती थी थिएटर की, वो थिएटर की मैं मैगज़ीन पढ़ता था, तो मैं सोते सोते वो पेपर पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जो वो नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसको हिंदी में कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने कागज़ पेंसिल ली और धीरे धीरे करके और मैंने वो एक पूरा का पूरा नाटक जो था उसको मैंने इसको अपने हिंदुस्तानी जामा पहनाया उसको। फिर मुझे ये हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को दूं और कहूं कि सर ये मैंने नाटक लिखा है। फिर मैं यहाँ पे हमारे एक दोस्त थे कौल साहब और गंगा प्रसाद माथुर थे रेडियो पे, तो गंगा प्रसाद जी थिएटर के बहुत जाने माने आदमी थे, तो मैंने उनको दी, उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा नाटक है ये। फिर केपी सक्सेना ने उसको नाटक को यहाँ पे खेलना शुरू किया, वो पहला नाटक हुआ। उसके बाद में फिर मैं नाटक लिखना मैंने शुरू कर दिया। वो नाटक फर्स्ट नाटक जी को नाम का ही नाम हो सकता? उसको तो मैंने पहला नाम तो था कि अफसोस हम ना होंगे। फिर वो नाटक बाद में जब वहाँ दिल्ली में बॉम्बे में होने लगा तब अपने दिनेश ठाकुर ने उसका नाम चेंज करके हाय मेरा दिल। उसके बाद में मैंने ये सराय की मालकिन लिखा। फिर मैंने बहुत सारे नाटक लिखे और आजकल सबसे जाना माना नाटक जो मेरा है वो है गांधी जी पे, जिसमें आपने भी एक्टिंग की थी। वो है संध्या काले प्रभात फेरी, तो वो है एक पाश है, वो किसानों पे है, और अमृत जल जो है वो अंधविश्वास पे है। तो इस तरह से मैंने छोटे मोटे नाटक भी मैंने लिखे हैं। वो अब थोड़ा सा मेरा ऐसा है कि अब मैं जो भी नाटक लिखा जा रहा है मेरे से या मैं लिखना चाहता हूँ वो थोड़ा तो पॉलिटिकल होता ही है। सर पॉलिटिक्स में एक बात मैं आपने पूछना चाहूँ कि आप गांधीवादी विचारधारा और सेकुलर विचारधारा ने लेकर एक रंगमंच पर हमेशा बात करता मन देखो, क्योंकि यहाँ 5 नाटक है तो मैं खुद भी के अंदर मैं मारो भी में काम करेड़ो है, संध्या काले में भी, अमृत जल में भी, लगभग आपका जो नाटक मन करवा को मौका मिलो, तो आपकी जो गांधीवादी विचारधारा है बिना आप नाटका में प्रस्तुत कर रहे हो, तो इनकी क्या आपने थॉट प्रोसेस कहीं है इस चीज़ को? मैं असल में स्कूल में ही गांधी जी की किताबें पढ़ी, प्रभाव तो था, गांधी जी की बड़ी इज्जत थी, मगर ज़्यादा प्रभाव जो मेरे ऊपर था जो आज भी है वो नेहरू जी का सोशलिस्टिक एटीट्यूड जो था उनका, प्रोग्रेसिव, हर बात में प्रोग्रेसिव होना, वो था। और बाद में जब मैंने बर्नार्ड शॉ की किताबें पढ़ी और ये पढ़ी तो उसमें साफ लिखा है बर्नार्ड शॉ ने कि थिएटर को जो समाज में हो रहा है उसको सोचकर और इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि समाज अपने आप खुद ब खुद ये पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि समाज का बदलना है, हम कहते तो रहते हैं कि समाज बदलेंगे, मगर समाज हम नहीं बदल सकते, समाज खुद ही बदलता है। हम तो इतना कह सकते हैं कि आज समाज में ये कुरीतियाँ हैं जिनको ठीक करना है, ठीक तो वही करेंगे। तो उसके हिसाब से मैं अपने नाटक जो है मेरा
तो हमेशा मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि कोई ऐसा विषय आए जिस पे कि हम ये कह के और समाज को बता सकें कि भाई ये गलत बात है। और ये एक चीज़ जो है, ये कई बार ये कहा जाता है कि थिएटर से कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पॉलिटिक्स से तो हर चीज़ की मतलब है, क्योंकि पॉलिटिक्स समाज की बेहतरी के लिए होता है जी। और समाज की बेहतरी के लिए जो चीज़ होती है वही थिएटर में आती है। तो थिएटर समाज से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिक्स समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों एक साथ है। एक साथ। तो थिएटर के अंदर मकसद तो होना ही चाहिए कि आप समाज को क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये आपके पास बिल्कुल साफ तौर पे आपके पास मालूम होना चाहिए। जात पात ये वो धर्म वगैरह जितने भी जो भी कुछ है वो सारी की सारी आपको मालूम होना चाहिए और एक सीधे सटक बात कहनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। तो बाण नाटका के अलावा एक आप राजस्थान का प्रमुख इतिहासकार के रूप में भी आप जाने जाओगे। तो अगर नाटक की बात साइड में रखना अपन इतिहास पर आवा, तो राजस्थान को जो इतिहास है, खास करके जो चाहे आप काम करो हिस्ट्री ऑफ शेखावता की जो कोई इतिहास है बी के ऊपर, आप काम करो बांकीदास की ख्यात जो कि राजस्थान को और प्रमुख रूप से मारवाड़ रो जो कोई इतिहास है, बी के अलावा भी आप सैकड़ों किताबा हिस्ट्री से रिलेटेड भी आप काम कर रहे हो। तो इतिहास के में आपको जो इंटरेस्ट हो वो पहली बार कब आए हो? इतिहास के अंदर भी मेरा शुरू से ही रहा है। मेयो कॉलेज के अंदर भी मैं उसके अंदर भी हमको कई बार दिया हुआ था, तो हम लिखते थे। तो वो उन्होंने कह रखा कि भाई कोई लिख के लाओ, तो मैंने आर्टिकल लिखे, ये लिखे, तो वो थोड़ा सा था। और ख़ास करके मेरे पिताजी के साथ जब मैं बैठता था तो पिताजी थिएटर की बातें करते थे और कई बार वो अपने राजस्थानी में डिंगल में उसमें वो दोहे भी बोलते थे, तो थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट था। तो वो इंटरेस्ट होते फिर बाद में जब ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तब मेरे पिताजी ने एक किताब लिखी थी शेखावाटी पे। तो वो 75 पेजेस की थी, छोटी किताब। तो जब मैं डुंडोद में था तो मैंने उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि इसको ठीक से किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेफरेंसेस वगैरह नहीं थे। और इतिहास जब आप लिख रहे हैं तो उसके तथ्य जो हैं वो आपको ज़रूर ये बताने पड़ते हैं कि ये तथ्य आपने कहाँ से लिया। दंत कथा का कोई इतिहास नहीं बनता है। तो मैंने उसको किताब को लिखने लगा। तो लिखने के अंदर मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि मैं फादर की किताब लिख रहा हूँ कि अपनी किताब लिख रहा हूँ। फिर मैं सुरजन सिंह जी झांझड़ के पास गया। सुरजन सिंह जी झांझड़ हमारे शेखावाटी के और राजस्थान के बहुत बड़े नामी इतिहासकार थे। तो मैंने कहा कि दादा भाई ये है, ऐसा कैसे करें? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम उनका हवाला दे सकते हो कि मैं अपने फादर की किताब का तो मेरी एक रेफरेंस में है, मैं किताब तुम अपने आप लिखो। तो उस मेरी किताब के अंदर मैंने सारे दोहे अपने आपके चारण साहित्य को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इतिहास राजस्थान का नहीं लिख सकते। तो वो सारी किताबें मैंने मंगाई, उनके ऊपर जहाँ जहाँ था वो किताबें, जहाँ भी उनके तथ्य था तो वहाँ पे रेफरेंसेस मैंने देखे और पूरा अपने पंचपाना का पूरा और सीकर का भी, शेखावाटी का मैंने पूरा इतिहास मैंने लिखा हुआ। तो आप खुद क्योंकि शेखावत हैं और शेखा जी के ही पारिवारिक जो परंपरा है बीसों आप आओ हो, तो आपने क्या लगे कि मन शेखावत को इतिहास सबसे पहले लिखना चाहिए? क्या इससे पहले कोई प्रॉपर किताब उपलब्ध को नहीं ही, या फिर कहीं कारण? किताब तो थी, अपने रघुनाथ सिंह जी की किताब भी थी और इनकी भी थी किताब सुरजन सिंह जी की। इन्होंने शेखा जी भी लिखी थी, वो भी लिखी थी। मगर मेरे फादर की किताब थी तो मैंने कहा कि इसको ठीक से कर देंगे। फादर ने उसमें लिखा था कि मैंने जो कुछ लिखा है वो कोई एंड नहीं है इसका, कोई अब लोग आएंगे वो इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं ही क्यों नहीं बढ़ाऊँ उसको आगे। तो इसलिए मैंने लिया। फिर वो एक शौक़ आ गया कि भाई इनका थिएटर की तो लिखना ही है। तो वो मेरी किताब जो थी वो शेखावाटी की बनी। और इसके अलावा आप जो इतिहास में प्रमुख काम करे हो बी के बारे में, जहाँ मैं जब सु आपने देख रही हूँ लगभग 15 साल सु आप बांकीदास की जगह ख्यात है, बांकीदास की ख्यात राजस्थान को इतिहास पूरा खास करके मारवाड़ जो इतिहास है बी पर आप काम कर रहे हो। तो बी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। बांकीदास की ख्यात जो थी वो मैंने बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। मगर एक वक्त था जब मैं अकेला डुंडोद में रह रहा था, तो अकेलेपन को कैसे
सहे। तो मैंने वो बाकी दास की किताब उठा के मैं पढ़ने लगा। तो पढ़ने लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि इस किताब को कोई नहीं जानता है। कि बाकी दास की किताब है, चारणों का साहित्य तो पटक रखी है। मैंने कहा इसमें तो पूरा इतिहास है, पूरे फैमिलीज़ का, नॉट सिर्फ राठौड़ों का ही नहीं, सारे राजपूतों का है। और फिर राजपूतों के अलावा उनके और जातियां हैं, जैसे ओसवाल हैं, ये हैं, उनका भी है इसके अंदर है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, अफ़गानों का भी है, मुग़लों का भी है, ये सारा का सारा वो एनसाइक्लोपीडिया है। वो छोटी मोटी किताब नहीं है वो। तो मैंने कहा कि उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दें। तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके मैं जब जयपुर आया, तो जयपुर आए तो फिर आपके इप्टा के साथ जब मैं काम करने लगा तो वो थिएटर भी लिखना था। तो मैंने कहा क्या करें इसका। तो मैंने पूछा इनके अपने भटनागर साहब से। तो भटनागर साहब ने कहा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, इसको आप एक काम करो कि इसको आगे बढ़ाओ। कोई लड़ाई हुई है तो किस वास्ते हुई, क्यों हुई, किसका हुआ, तो वो हवाला देते हुए करो। तो उस हवाले देने के अंदर ये हुआ कि एक एक के उनकी टिप्पणी के ऊपर मेरे को 5-5, 6-6 किताबें पढ़नी पड़ी उसको साहित्य बताने के लिए कि भाई ये सही है। तो वो उसको मेरे को, तो पहले उन्होंने कहा कि तुम करो, तो मैं कंप्यूटर मेरे पास था नहीं, तो कंप्यूटर मैंने लिया। कंप्यूटर में मैंने बैठ के 1 महीने के अंदर मैंने उसको पूरे को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। तो मैंने भटनागर साहब को कहा, तो बोले तुमने ट्रांसलेट कर दिया। मैंने कहा सुबह से बैठता हूँ, शाम तक मैंने काम करता हूँ, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने एक एक टिप्पणी को लेके और उसको मैंने पूरी को साहित्य को मैंने बनाया। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नायाब हैं। जैसे एक टिप्पणी का मैं जिक्र करूँगा आपको कि उन्होंने उसमें लिखा कि चाइना का बादशाह और तुर्की का बादशाह दोनों समकालीन है। बस इतनी सी लिखी हुई है। अब उसके अंदर ना तो उन्होंने कोई डेट दी है, ना उन्होंने कोई टाइम दिया है, ना कुछ किया। तो अब मेरे को मुश्किल होगी कि कौन सा राजा किसका समकालीन था। तो फिर मेरे पास ऑटोमन एम्पायर का एक किताब पड़ी थी, तो उसको मैंने देखा तो वो निकला। मैंने कहा कि 1835 के हैं ये लिखने वाले बाकी दास जी, और वहीं उसी के टाइम पे लिखा है, तो वो होगा शायद। तो वो निकल आया। फिर मैंने कई लाइब्रेरी में गया, कई किताबें देखी, कई कुछ किया, मुझे ये नहीं मिला कि चाइना का राजा कौन हो सकता है। फिर मैंने गूगल किया, गूगल के अंदर मिला। फिर मैंने और कई किताबें थी वो मैंने मंगवाई। तब मालूम हुआ कि जो लास्ट डायनेस्टी जो रूलर है चाइना की, जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं वो हमारे हिंदुस्तान के डायनेस्टीज़ के साथ, एंशिएंट डायनेस्टीज़ के साथ बराबर मिलाकत है। जो अपने पुराने जो है ना साहित्य, अपना राजा लोग, उनकी डायनेस्टी और इनकी एक साथ चलती हैं। तो लास्ट डायनेस्टी थी, तो उसका राजा समकालीन निकला। अब आप ये सोचिए कि 1835 में कोई आदमी लिख रहा है, उसके पास ना तो कंप्यूटर है, ना उसके पास गूगल है, वो कहाँ से इतना मालूम किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी छप रही है वो किताब। तो जात के अंदर जो कहीं दूसरे में जगह नहीं मिलती है, वो सबके उन्होंने गोत्र दिए हुए हैं, गोत्र खाके। तो सर बांकीदास की ख्यात के बारे में आप बता रहे हो, तो वो जो के बारे में और कुछ आप चीज़ बताना चाहोगे? उसमें कई चीज़ें हैं। जैसे राठौड़ों को लिया उन्होंने, ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा राठौड़ों का ही है, ज़्यादा तो राठौड़ों का ही है उसमें। तो उसके अंदर सारे के सारे उनके गोत्र दिए हुए हैं, फिर उनकी जो खापें हैं वो दी हुई हैं। कहीं ये चीज़ कहीं नहीं मिलती है कि खापें कहाँ से गई हैं। तो मैंने उनको भी लिया है। मैंने कहा कि भाई खाप क्या थी और खाप क्यों थी और कैसे कैसे खाप थी, फिर खापों के अंदर शादियाँ नहीं हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सारे इनके जितने भी हैं उन्होंने दिया, वो दिया। दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि जहाँ 1835 में 1833 बंद हो गई थी उनकी, वहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने उनकी जो वंशावली है वो और बढ़ा दी। तो प्रेजेंट तक लिया है मैं यहाँ तक, आज के टाइम में जैसे कुछ ना, जैसे गज सिंह जी हैं तो वहाँ गज सिंह जी पे लिया है मैं, जोधपुर को, जयपुर को लिया है यहाँ पे इनके, तो वो आगे बढ़ा दी मैंने सारी के सारी। तो ये एक चीज़ें, और दूसरी कई चीज़ें उनके अंदर धर्म की भी कई हैं। उस वालों के ऊपर उन्होंने पूरा काम किया है और चारणों के ऊपर भी है। मगर चारणों के ऊपर जो काम करते हैं तो सबसे बड़ी भारी मुश्किल ये है कि चारणों के ने औरों के लिए तो उन्होंने अपनी इतिहास लिखा मगर खुद का नहीं लिखा उन्होंने। उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आती कि कौन गांव दिया गया था। अभी उसमें लिखा हुआ है कि साहब गांव दिया, तो उसका कहाँ से फाउंडेशन कहाँ से ले।
तो वो जो तथ्य जो है वो सोर्स मटेरियल वो नहीं मिलता। बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, साहित्य तो मिलता है उनका बहुत सारा, मगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें जाटों का है उसके अंदर, तो मैंने और बढ़ाया है, मैंने सब कुछ उनको थोड़ा और भी मैंने अपनी तरफ से भी लिखा है। जी चारणों की उत्पत्ति ली, हाँ और जैसे सूत से है तो वो आगे है, तो मैंने कहा कि भाई कहाँ से आए, फिर राजपूतों के साथ इनका क्या व्यवहार है, वो सारा लिया। तो बांकीदास की ख्यात के अलावा आप रणथंभौर पर बहुत काम करिए हो सर, तो बी के बारे में आप बताओगे, रणथंभौर ने आपके यहाँ देखो और कहाँ इंटरेस्ट क्यों जागियो आपको रणथंभौर के ऊपर? रणथंभौर के इंटरेस्ट वो है, वो भी मेरे पिताजी के ही फादर के साथ ही हुआ। एक मेरी माँ का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद में फादर जो है वो बड़े विचलित रहने लगे थे, और मैं गया हुआ था, काम कर रहा था दिल्ली में, तो बिल्कुल अकेले थे, और जो दूसरे भाई वगैरह थे सब अपने काम में लगे रहते थे। तो वो एक दिन जब मैं यहाँ आया, कोई लेक्चर वेक्चर लेके आया था, शाम को जब मैं घर गया रहने के लिए, तो मैंने देखा कि पूरा डोनलोड हाउस के अंदर बत्ती नहीं जली थी। तो मैं पोर्च पे गया, पोर्च पे जाके वहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने कोई कहा कौन है कौन है, तो अंदर से आवाज़ आई कौन है, तो मैंने देखा कि तो मेरे पिताजी की आवाज़ है। तो मैं उस कमरे में गया तो देखा मैंने कि वो रज़ाई पहन के और एक सोफे पे सो रहे थे और बिल्कुल अंधेरा। तो मैंने लाइट करी, मैंने लाइट की ना, लाइट क्यों नहीं करी, बोला नहीं वो करने वाला था, अभी टाइम आएगा। बैठे मैं बैठ गया, तो मैंने देखा कि उनके मुंह के ऊपर बहुत बुढ़ापा सा आ गया था। तो ये वही बात है जैसे कि शाहजहाँ के सफ़ेद बाल हो गए थे। तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा कि आप इतना इतिहास के जानकार हो तो आप किलों के ऊपर क्यों नहीं काम करते आप? तो उनका कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, क्या है क्या नहीं है। मैं कहते छोड़ दिया मैंने रात को। थोड़ी देर के बाद में विस्की आई, तो हमारे फादर तो 2 पैग अपना शाम को पीते थे, वो सन डाउनर की तरह। तो मेरे गिलास भी आ गया, तो हमने दोनों ने साथ पी। तो मैंने फिर भी देखा, मैंने कहा माने नहीं वो, मैंने कहा छोड़ दिया मैंने। सुबह जब हम बैठे हुए थे और बात हो रही थी, तो वो कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे, तो कागज़ और पेंसिल वहाँ पर रखी हुई थी। फिर मुझे बोले कि तुमने रात को बताया था कि किलों के ऊपर काम किया जाए, कौन से किले? तो मैंने 10 किलों के नाम बता दिए। मैंने साहब ये सारे किले हैं यार, चित्तौड़ और रणथंभौर और बूंदी और गागरून और ये सब बता दिया। तो फिर बोले कि ठीक है मैं रणथंभौर पे काम करूँगा। फिर एक दफ़ा हम आए तो बोले कि चलो जाके रणथंभौर देख के आए। तो हम रणथंभौर देखने गए, तो रणथंभौर देखने गए तो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। फिर बोले कि मैं रणथंभौर में उस दरवाजे के साथ अंदर जाऊंगा जहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी गया था। अब वो अलाउद्दीन खिलजी जिधर से गया था वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, सड़क दिल्ली पोल उसको शायद वो दिल्ली फोर्ट वहाँ पे वो ऐसे किला है, तो वो उधर से आता है और वहाँ पे बड़ी घनी फॉरेस्ट था। जी। तो अब किसी ने कहा कि वहाँ से साहब वहाँ से तो इजाज़त नहीं मिल सकती। तो हमारा किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे जो पोस्टर थे वो संपत सिंह जी थे शेखावतों में। तो संपत सिंह जी के पास में गया, तो बोले बना क्या आया? मैंने कहा यार फादर आए हुए हैं और वो उधर से जाना चाहते हैं और वो तुम गाड़ी वाड़ी को, बोले नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो हम सबसे पहले वहाँ से गए ऊपर और वहाँ जाके पूरा फोर्ट देखा। पूरा फोर्ट देखे फादर ने थोड़ा बहुत कुछ लिखा था, फिर मैंने लिख लिया था उसके ऊपर। फिर उनके नोट्स पड़े हुए थे, तो बने नहीं, तो फादर की तो डेथ हो गई थी। तो मैंने वो नोट्स भी उठाए, फिर मैं दोबारा भी गया था वहाँ पे, 3-4 बार गया था वहाँ। वो देखा तो फिर मैंने कहा कि उसको तो पूरा बाकायदा इसकी हिस्ट्री बराबर लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने वो कई किताबें हमीर वहाँ का और ये वो सब लिया। सब लेने के बाद में फिर मैंने इनका पूरी की पूरी इतिहास लिखा मैंने। तो उसमें कई चीज़ें थी, और कैसे आए कैसे नहीं आए। फिर मैंने नाटानी जी को कहा, तो नाटानी जी ने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा तस्वीरें लेनी हैं, तो एक फ़ोटोग्राफ़र को लेके वहाँ गए, पूरे फ़ोटोग्राफ्स करी। फ़ोटोग्राफ मेरे पास भी थी मगर खो गई थी मेरी फ़ोटोग्राफ्स। तो पूरी फ़ोटोग्राफ्स ली, फ़ोटोग्राफ्स लेके फिर पूरा का पूरा किताब नाटानी जी ने छापी वो किताब। तो वो
और इसके अलावा सर आप वाजिद अली शाह पर भी काम करे हुए, तो बी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप मान कराओ। वाजिद अली शाह पे मेरी दिलचस्पी यूँ हुई कि मैं हमेशा से ये सोचता आ रहा था थिएटर के लेके कि 900 ईस्वी के बाद में हिंदुस्तान के अंदर कोई थिएटर की बात नहीं है। कोई तथ्य किसी भी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि नाटक कैसे होता था या क्या होता था। तो नाटक बंद हो चुका था, संस्कृत का नाटक था वो बंद हो चुका था। तो ढूंढते 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 मैं किया तो फिर मेरे को सबसे पहले तो ये मालूम हुआ कि सांगली के अंदर सबसे पहला नाटक, मराठी नाटक 1843 में लिखा गया, सीता स्वयंवर। जब उसको देखा मैंने, वो लिख लिया, भाई यहाँ आए। उसके बाद में मेरे को एक दिन जब मैं और मेरी वाइफ इलाहाबाद से आ रहे थे तो दिल्ली में पूरा दिन रहना पड़ता था। तो शाम को गाड़ी मिलती थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे को 2 किताबें मिल गई, लखनऊ का शाही स्टेज और लखनऊ का अवामी स्टेज। तो वो मैंने पूरी पढ़ी। तो उसके अंदर मुझे लगा कि इन्होंने वाजिद अली शाह ने काम किया था। तो फिर मुझे अंतर हुआ कि लोग इतनी उसको बदनाम किया हुआ है और ये आदमी एक शायर है, किताब लिखता है, थिएटर करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो कौन है ये? तो उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट हुआ तो मैंने एमओ किया यहाँ। फिर यहाँ मेरे को किताबें कहीं मिली नहीं तो मैं लंदन गया। लंदन जाके इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर 1 महीने तक मैंने काम किया और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो वो चीज़ें लेके फिर मैं आया। और जब नाटक मैंने ये किताब मेरी तैयार हुई तो कोई छापने को तैयार नहीं था और वो कहते ये थे कि इसके अंदर मसाला नहीं है। दे वांटेड दैट सेक्स। तो मैंने कहा कि साहब मैं इस आदमी को उस नज़र से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये पैट्रियट था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ मेरी किताब में। तो मैंने नाटानी जी को दी। नाटानी जी के अंदर में बहुत दिनों तक पढ़ी रही। फिर जब मैंने उनसे बताया तब उन्होंने किताब छापी। और इसके अंदर आपको 2-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण निकली। सबसे बड़ी भारी बात जो निकली वो ये थी कि अंग्रेज़ इसको चाहते थे कि डलहौजी कि इसको हटाएं। वो असल में डलहौजी का तो ये था कि सारे राजाओं को हटा दो ताकि वो हो जाए, तो उसके बाद में हम राज कर सकते हैं। तो हैदराबाद ने कोशिश की, वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने इसके पास थे तो इसको उन्होंने हटाने की कोशिश की। तो हटाने की कोशिश में क्या किया कि इन्होंने एक मौलवी को खड़ा किया, अमीर अली, वो फैज़ाबाद में रहता था। तो उसको खड़ा करके और ये कहा कि तुम जाकर हनुमानगढ़ी के अंदर हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाओ। तो वो गया वहाँ पे और उसने झगड़ा शुरू करवाया। तो हनुमानगढ़ी पे झगड़ा हुआ। हनुमानगढ़ी पे झगड़ा हुआ और वाजिद अली शाह को जब मालूम हुआ कि इस तरह की बात हुई है तो उन्होंने अपनी फ़ौज भेजी और अमीर अली को मारा गया और उसका जो सर था वो कलम करके और लखनऊ भेज दिया गया। अब ये सारे के सारे बातें जो थी डलहौजी की हुई थी। अब मुसलमान इनसे नाराज़ हो गए कि इन्होंने मुसलमान के मौलवी को मार डाला इन्होंने। तो लखनऊ के अंदर कोई मामला गड़बड़ हुआ तो वो भी वहाँ भी उन्होंने शांत करवा दी। ये जब देखा तो उसमें एक पूरा का पूरा लखनऊ पे एक पूरी की पूरी किताब लिखी हुई वो भी मुझे मिली। उसमें साफ दिया हुआ है कि किस तरह से झगड़ा हुआ और किस तरह से ये काम हुआ गया। तो बाद में जब मुझे लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी की सारी बात जो थी ये बाबरी मस्जिद से हो की वो बात है जो इन्होंने की। तो ये सारा का सारा उसके अंदर निकल के आया। दूसरी ये थी कि ये इसको डिपोज नहीं किया था, ये खुद अपने आप चला गया था लखनऊ में। और लखनऊ के बाद के अंदर इनकी जो वाइफ थी बेगम हज़रत महल, उसने अपने बेटे को बग़ैर अंग्रेज़ों को पूछे हुए राजा बना दिया। तो वहाँ तो ये था ना कि तुम अगर कोई गोद लेना चाहते हो तो हमकी इजाज़त लो। तो उसने कहा कि तुम कौन हो इजाज़त देने वाले। उसने बनाया और उसके बाद में वो अंग्रेज़ को अपने जाके और 1857 में लड़ाई की और जब हारने लगी तो वो नेपाल चली गई। तो ये सारे क़िस्से इसमें आए। तो ये मैंने देखा कि पूरी की पूरी एक इतिहास है जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक आदमी को बेकार के अंदर बदनाम किया हुआ था तो वो सारी की सारी पूरी की पूरी मैंने इनके लेके करी। तो
रंगमंच से संबंधित पारसी थिएटर को जो वो टॉपिक है वो आपने बहुत ही शुरू से लेर आज तक वो बहुत इंटरेस्टिंग आपके नजरा में रियो है, तो आप भी पर बहुत काम करियो, बहुत विस्तारित काम भी पर आप करियो है, तो बी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। पारसी थिएटर का वही जो मैं आपको बता रहा था कि शुरू से मेरे को ये लगा था कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, नाटक कहाँ से आया शुरू अपने पास में। तो जैसे कि जब उसने वाजिद अली शाह ने लिखा था राधा कन्हैया का किस्सा, वो भी 1843 का है। फिर इसने वहाँ पे काम किया। तो इस दौरान के अंदर 1906 के अंदर 1905 में एक्चुअली लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान अपना बंगाल का विभाजन किया था, और उस विभाजन से ये मालूम हुआ हमारे लीडर्स को कि ये हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े करने की साजिश है। तब 1906 में अपना मराठी थिएटर के अंदर कीचक वध लिखा गया, और कीचक वध के बाद के अंदर बहुत सारे नाटक आए, और फिर तीनों नाटककार अपने जो पारसी थिएटर के हैं हिंदुस्तानी में, ये अपने आगाशर कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब और राधेश्याम कथावाचक, इन तीनों ने अपने अपने नाटकों के अंदर किसी न किसी तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और ये आपका पूरा का पूरा थिएटर जो था मराठी थिएटर के अंदर भी और बंगाली थिएटर के अंदर भी आपका सारा का सारा वो नेशनल मूवमेंट जो अपना है 1960 से ऑनवर्ड्स को, वो 1940 तक इन्होंने वो हर एक नाटक के अंदर इन्होंने उठाया। राधेश्याम कथावाचक के तो सारे नाटक ऐसे हैं जो कभी जात पात की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, मगर उसके अंदर किसी न किसी तरह से उन्होंने संगठन की बात करके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात करी है। तो ये एक नेशनल मूवमेंट का आज़ादी की लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है पारसी थिएटर का। ये मैंने पहली बार इस चीज़ को उठाया है मेरी किताब के अंदर। और इसके अलावा सर पारसी थिएटर जो है वो अगर आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक प्रोफेशनल थिएटर हो तो, और आज के टाइम में प्रोफेशनल थिएटर की बहुत दिक्कत है कि कलाकार कन काम को नहीं या प्रोफेशनली वो काम को नहीं कर सके, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है बी की जो अच्छी चीज़ें ही पारसी थिएटर की प्रोफेशनली बी के बारे में आप थोड़ा सा। ये मैंने इसकी किताब में किताब के अंदर भी मैंने उठाया है कि ये हुआ क्या था कि जब ये पारसी थिएटर बंद हुआ 1940 में, तो अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से जो ये अपनी मनोरंजन के लिए नाटक किया करते थे, शौकिया नाटक किया करते थे, इसी नाटक को उन्होंने उछाला, उसी को किया, और हमने गलत तरीके से उसी को इख्तियार कर लिया। मैंने एक जगह लिखा है इसको कि बतौर साजिश दिया गया था और अनजाने में इसको ले लिया गया। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर हिंदुस्तान में है ही नहीं। अब जब प्रोफेशनल की बात करते हैं तो कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये कमर्शियल है। कमर्शियल में और प्रोफेशनल में बहुत फ़र्क है। कमर्शियल थिएटर वो है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अमेरिका में किया जाता है। प्रोफेशनल थिएटर जो वो है कि वो पेशेवर है, उसको कलाकारों को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के बाद में काम करते हैं। तो वो हमारे नहीं होने की वजह से एक थिएटर जो है वो मूवमेंट जो बनना चाहिए, आंदोलन जो होना चाहिए, वो आंदोलन आज तक नहीं बन पाया है, और इसकी आंदोलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट में आप किसी लोगों को ट्रेनिंग करके बनाते हो, तो वो ट्रेनिंग लेने जो आता है वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, मगर जब बाहर निकलता है तो प्रोफेशनल है नहीं। तो वो इधर उधर घूमता है, या बम्बई में जाता है, वहाँ काम करता है, बम्बई में कोई काम मिलता नहीं उन लोगों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए, और समाज को भी समझनी चाहिए कि थिएटर क्या है। हो गया सर, एक सवाल पूछना हो कि राजस्थान के अंदर शू को बड़ा बड़ा कलाकार निकले हैं जो थिएटर लाइन में, जहाँ इरफान खान बोला, तो राजस्थान का जो थिएटर की लाइन में जाबो चाहे बाने क्या शुरुआत करनी चाहिए, और राजस्थान को थिएटर क्या मजबूत हो सके? पहली बात तो यह है साहब कि राजस्थान के अंदर जो आप कह रहे हो कि राजस्थानी भाषा का नाटक होना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि राजस्थानी भाषा के जानने वालों को नाटक लिखना होगा। क्योंकि अभी तमाशा ये हो रहा है कि हर एक आदमी राजस्थानी के नाम के ऊपर सरकार से पैसा उठा लेता है, मगर वो राजस्थानी भाषा असल में है नहीं,
वो बोली है, इधर उधर की बोली है। तो राजस्थान की भाषा जो है, जिसको कि हम साहित्यिक रूप में देना चाहते हैं और जिसका हम मान्यता मांगना है, तो उसके अंदर जो लोग लिखने वाले हैं वो राजस्थानी नाटक को लिखें। दूसरी बात ये कि राजस्थान के नाटककारों को यहाँ आज की समस्याओं को लेके राजस्थानी में लिखना होगा। ये पुरानी जो है नानी माई को मेरो और ये सब जो है, इससे का नाटक आगे चलेगा नहीं। तो जो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की परेशानियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके ऊपर राजस्थानी भाषा का नाटक लिखा जाए। और राजस्थानी में जो काम करना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और या ड्रामा डिपार्टमेंट में जाके और ट्रेनिंग तो लेनी बहुत ज़रूरी है। बग़ैर ट्रेनिंग आप थिएटर नहीं कर सकते। सर एक बात जो देखभान आवे है कि जो राजस्थान की संस्थावां हैं, जो कि अपने संगीत नाटक अकादमी हुई या जो भी संस्थावां हैं, वहाँ के अंदर 12 का लोगन लियार बैठा दिया जावे, जबकि आपने अठे बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो एक वास्ते सरकार जैन अबर गहलोत साहब की सरकार है, तो सरकार के वास्ते आप खुद भी आज मजबूती से इतना एक्टिव हो, 12-12 घंटा काम कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ने क्या देखो? ये आपका कहना सही है। सही इसलिए है कि एक तो ये है कि अपने संगीत नाटक अकादमी की जो संविधान है, एक तो उसको आज के हिसाब से देखते हुए बदलना पड़ेगा। ये संविधान बना था 1959 में, 59 से लेके आज दिन तक का बहुत फ़र्क आ गया है, तो ये बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग नाटक के हैं, जो काम करते हैं, जो नाटक जानते हैं और राजस्थान के हैं, उनको वहाँ पे बिठाया जाना चाहिए, चेयरमैन वगैरह जो बने वहाँ। दूसरी बात यह है कि आप अकादमी के चेयरमैन बनाते हो, मगर उसे चेयरमैन को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, वो सर्किट हाउस में रुक नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता, तो कौन बनेगा वहाँ पे आप कह रहे हो? तो आप जिसको चाहते हो, जिसको सरकार को जो मिलता है, लाइन लगी हुई है, जो आपने वो सम्मान के लिए पहुँच जाते हैं कि साहब मैं चेयरमैन बन गया। अरे चेयरमैन बन गया तो आपको जाना तो है ना, तो वो आप जब तक, और नीचे वाले जो हैं उनको भी होना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जैसे जवाहर कला केंद्र है, तो जवाहर कला केंद्र जब बनी थी तो सबसे पहले जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि ये प्रोफेशनल बनेगा, क्रिएटिव बनेगा, ये ग्रांट देने की संस्था नहीं है। और लोगों ने, हमने सबने बना के उनकी रिपोर्ट भी दी थी। अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बनाने थे वो तो लोग बने नहीं, और नींव जो बनने के बाद में इमारत बन के खड़ी हुई तो अपने ब्यूरोक्रेट जाके वहाँ बैठ गए। ब्यूरोक्रेट्स को ये मालूम है नहीं कि थिएटर किस तरह से चलाया जाता है, थिएटर क्या होता है या म्यूज़िक क्या होता है, ये इनको कुछ पता है नहीं। तो वो एक महकमे की तरह चलता रहा। उसके बाद में जब एक गहलोत सरकार में कहा था कि इसका संविधान बने, संविधान बना के दिया, तो संविधान बनते ही सरकार चली गई। तो बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वो सारे के सारे उसकी जो आत्मा थी उसी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि पुराने संविधान में लिखा हुआ था कि एक्स ऑफिशियल्स होंगे, आपके सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह ये होंगे ना ये, और 8 आदमी ऐसे होंगे जो अपनी अपनी विधाओं के जाने माने लोग हैं, और जो चेयरमैन बनेगा उसका 30 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो जाना माना आदमी होगा हिंदुस्तान में, वो बनेगा। तो ये क्रिएटिव आदमी बनेगी। इन्होंने, बीजेपी ने क्या किया कि सारा का सारा हटा दिया, डायरेक्टर्स को हटा दिया, ये सब हटा दिया, और ये तानाशाही बना के रख दिया, और एक लड़के को बिठा दिया यहाँ से कि जो कि एक NGO चलाती थी, उसने जो जी में आया यहाँ पे पैसे खर्च किए। किसका अध्यक्ष बनाया था? पूजा सूद थी जवाहर कला केंद्र में। तो ये सारी के सारी जो पहले हमने बना के दी थी कि ये क्रिएटिव बनेगा, वो पटरी से निकल गई। अब जब तक आप किसी कलाकार को, किसी जाने माने कलाकार को वहाँ नहीं बिठाओगे। तो सर मैं आपने रोकना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार में गए तो अब 3 साल हो गया, आज अशोक गहलोत साहब की सरकार है, तो आप ज्ञान का अत्ता ज्ञान शु भरेड़ा लोग जका है बाशु राय ले, क्यों अशोक गहलोत साहब संस्थाओं के ऊपर अपना आदमी लगाओ? अब शायद सभी सोचते होंगे शायद, क्योंकि 3 साल से तो मैं ही लड़ रहा हूँ कि भैया इसको संविधान को लगाओ, संविधान को करो, ये करो, वो करो। 3 साल तक कोई किसी ने कुछ नहीं सुनी। तो 3 साल तो आपको ये निकल गया, 5 साल, वो 8 साल का तो नुकसान हो गया पूरे जवाहर कला केंद्र का। अब जो है सर, अब सोच रहे होंगे
ऐसा तो नहीं है कि उसने गहलोत साहब इस बात को नहीं सोचते होंगे कि भाई किसको वहाँ बिठाना है, तो ये तो ज़रूर होगा, कहीं पे किसी को तो बिठाएंगे, तो वो बिठाएं और फिर काम करने दें किसी को कि पूरा का पूरा संविधान, जो पहली बात यह है कि संविधान को आप लागू करें। तो जैसे ही आप संविधान को लागू कर देते हैं तो फिर आपके पास में सारी की सारी चीज़ें आती हैं कि इन लोगों को होगा, 8 आदमी बैठेंगे, ये बैठेंगे, तो कम से कम ये एक चीज़ चलेगी। ये म्यूज़िक का भी होगा, डांस का भी होगा, पेंटर्स का भी होगा, ये सब का होगा। आज तो किसी को पूछता ही नहीं है। आज आप ये देखिए कि हम लोगों को किसी वक्त भी कभी भी 2 मिनट के लिए भी हमें वहाँ नहीं बुलाया गया कि साहब आप राय दीजिए। तो सर ये अपने जो क्या ना कहावत है कि घर का टाबर कुंवारा डुले, और वो तो सही बात है, सही बात है, सही बात तो है। भी बात है जब बाहरी लोग, अनपढ़ लोगों ने अठेक के संस्थाओं में यार बैठा देवे, कम ज्ञानी लोगों ने संस्थाओं में बैठा देवे, आपने अठे ज्ञान का इतिहासकार हुए, बड़ा बड़ा इतिहासकार, बड़ा बड़ा नाटककार है, वे बेटे है, तो सरकार का जानबूझ से सरकार एक कदम उठावे। नहीं, जानबूझ के तो ये नहीं कह सकता कि जानबूझ के होगा, मगर कोई वजह होगी। पहले तो ये था कि 30 साल तक तो ब्यूरोक्रेट ही बैठता था, तो सारा काम ब्यूरोक्रेट ही करता था, तो ब्यूरोक्रेट जो मन में आओ उसे करो, कोई संविधान नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सर आपकी जीवनी के इंटरव्यू में आप मेयो कॉलेज को एक उदाहरण दिया कि भाई मैंने राजस्थानी से दूर कर दिया, बेटा इंग्लिश ही पढ़ानी पड़ती। जब बच्चा ने अठे थिएटर या बड़ा कोई भी मंच हुआ भी कवा तैयार कर बड़ा आदमी ढंग का ज्ञानी को नहीं होएला, आप जैसा लोग नहीं मिलेला, तो फिर ढंग को ज्ञान खटाऊ प्राप्त करेला। एक कमी के कारण राजस्थान आज थिएटर लाइन में बोलो या फिल्म लाइन में बोलो पाछे है। फिल्म लाइन के अंदर भी इसी काम के फिल्म लाइन के अंदर आप देखो कि कोई किताब देखो आप बिहार की, चाहे कैसी भी बनती होगी बिहार की फिल्में, मैं देखता हूँ अभी कई बार यहाँ देखता हूँ, कैसी भी फिल्में चल रही हैं, और इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना पैसा दिया जाता है कि आपको क्या बताऊँ मैं। आप तो राजस्थान की फिल्म क्यों कौन चले? अब ये कुछ नहीं, यहाँ राजस्थान के अंदर आपका फिल्म, मैंने तो ये भी दिया था इन लोगों को कि भाई पहले हमारे यहाँ एक छुट बनी थी संगीत में दिल्ली में कि कोई भी फिल्म बनाना चाहता हो तो उसको एक पैसा मिलता था, फिल्म कॉरपोरेशन बनी थी, तो राजस्थान फिल्म कॉरपोरेशन बना दें, और उसके अंदर कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं जो थिएटर को जानते, सिनेमा को जानते हैं, उनको रख लें, और जो आदमी अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट दे उसको पढ़ो पहले कि क्या है, उसके बाद में आप यहाँ फिल्में बनाओ, तब तो अच्छी फिल्म बनेगी। अब तो उठाइए और कर दिया फिल्म, और फिर तो ये एक सिस्टम नहीं है। तो सर सिस्टम में तो वो भी देख बन जावे कि बड़ा बड़ा जो फंड जो उठाया करे हैं राजस्थानी के नाम से फंड उठा लिया जावे, पर राजस्थानी का वास्ते तो काम हुए को भी। देखिए ऐसा है कि जब आपका सिस्टम नहीं होगा तब कला फरोश उसमें घुस जाएंगे। तो कहीं रहते हैं सर कला फरोश, जो कला को बेचते हैं वो कला फरोश हैं, तो जब सिस्टम नहीं है तो कला फरोश घुसेंगे, और कला फरोश को ये बुरा मालूम है कि कितना पैसा खर्चा होने देने वाले हैं। 2 करोड़ रुपए हमारे इनको बच्चों को देने के लिए गहलोत साहब ने रखा हुआ है, वो 2 करोड़ मूंगफलियों की तरह बढ़ जाते हैं, और ये कला फरोश जो है वो सारा का सारा आज़ाद, सबसे ज़्यादा पैसा वो ले जाते हैं। राजस्थानी जानते नहीं, राजस्थानी बोलते नहीं, राजस्थानी पढ़ते नहीं, मगर राजस्थानी की संस्था चला रहे हैं, और राजस्थानी संस्था के नाम के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लेके और उन लोगों को बुलाते हैं जो वो खुद भी राजस्थानी नहीं बोलते, और यही जवाहर कला केंद्र के उनका प्रोग्राम हो जाता है और पैसा मिल जाता है उनको। तो ये पैसा जब तक आपके कोई सिस्टम आप नहीं रखोगे, कोई सिस्टम नहीं है, जब तक ये सारे कला फरोश हैं, सारे सब आजकल थिएटर में भी कला फरोश हैं, फिल्मों में भी कला फरोश हैं, और वो उनके पास पैसा है, वो ऊपर तक जाता है, ऊपर तक आता है, वहाँ से जितना भी पैसा मिलता है सरकार का वो सारा ग्रांट जो वो सब खा जाता है। चांदावता में इतिहास इस पे भी काम किया करेडे नहीं सर आपने? चांदावता में इतिहास ये सब बाकी दास के ख्याल के वास्ते खरीदी मैंने। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए यार लाऊं तो ना,
वो तो ले लिया। ये भाटी है, कुंपावत है, मेड़तिया है, दुर्गादास। कछाओं को इतिहास तो सर अपने ये तो देवी सिंह मंडाव का है। मंडावा, हाँ। नहीं वो है, वो मेहदा मेहदा करके ठीक नहीं है। ये है कच्छप वंश इतिहास। किसका लिखा है, कौन को लिखे हुए हैं? ये है वो रमाकांत पांडे। रमाकांत पांडे। मैंने इसमें सब लिया कि ये रघुवंश से कछावा कैसे बने। ये भगवान राम का चंद्र का भी अभी जब राम मंदिर के टाइम चला था मुद्दा था। कई चीजें हैं, वो सारी के सारी कछावा कर लिया, कछावा से हुआ था, वो सारा का सारा मैंने लिया पूरा। तो जयपुर अभी दरबार लिखा ना मेरे जेनियोलॉजी की एक है, वो किताब है नहीं मेरे पास अभी, जेनियोलॉजी ऑफ रूलर्स ऑफ आमेर एंड जयपुर। उसके ऊपर पूरा मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो ये है। तो ये भगवान राम के वंशज से कनेक्शन है सर इनका? मुमकिन तो है, मगर वो तो रघुवंश थे ना, तो हम कछावा कैसे बन गए? अच्छा। अब तो आप रघुवंश नहीं कहते अपने आप को, कछावा कहते हो। ये रुगनाथ नहीं, कछावा हो गए। और दूसरा ये है कि चारण साहित्य के अंदर आप कुरम है। क्या है? कुरम, कुरम। अच्छा। जोधपुर वाले कमधन है, आप कुरम है। पूरे के पूरे कुरम तो आपको। शेरशाह ने बुलाया हमारे बुजुर्गों ने कि तुम आओ मेरे पास मिलने। तो कहा कि तेरा बाप तो हमारे यहाँ नौकर था, हम क्यों आए तेरे से मिलने। अच्छा। तो आप कह सकते हो क्या ये राजा को? नहीं। अगर तो मैं कितना ही अपोज कर लूँ मोदी को, कल मेरे को मोदी को बोला जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा है, ये कैसे हुआ ये? फिर मैंने सोचा पूरे इतिहास के अंदर क्या क्या हो रहा था। उन्होंने भाग के आ गया मारवाड़ में, है ना, उन्होंने मारवाड़ में उसको शरण दे दी। अच्छा, मारवाड़ की बेटी हमारे कछावाओं से शादी हुई है, हमारे शेखावत से, हैं? अब राजस्थान के अंदर घुस रहा है शेरशाह, तो जैसे ही सिंघाने से घुसता है नारनौल से, वही रास्ता था पहले, जैसे ही नारनौल से घुसता है तो कछावा सामने बैठे शेखावत, तो सारे शेखावत मिलकर लड़ाई करेंगे, है ना। अच्छा, खंडेला भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे का सारे सब मिलकर लड़ाई करेंगे। तो उसने क्या किया कि खंडेला के राजा साहब को उनको वो रास्ता उसको तो हटा दिया, राइसल को, तो राइसल नहीं, वो उनको दूसरे थे राइमल, और एक रास्ता टाक को बिठा दिया वहाँ। और ये चले गए मानसूर। शेरशाह जिंदा रहा। शेरशाह के मरने के बाद में जब दूसरे लोग आए तो राइमल जी आके और रास्ता टाक को मार के फिर राजा बन गए। अच्छा। तो डींग क्यों मार रहे हो यार? सीधी सीधी बात करो ले भाई साहब। He was adopting me. किस्मत है हमारी, अगर ये अडॉप्ट कर लेते तो आज मस्जिद सर का टक्कर होता। अच्छा। है? इसका मैं तो कोई इतिहास नहीं था। काले का बंदर तो वो खंगारों को जाएगा। हाँ। राजशेखर उठाते ही कोटड़ी आ गई आपकी, 12 कोटड़ी। आगे सुनो। तो क्या था, कोई राजा कोई लड़ाई वड़ाई के साथ में गए हुए थे, तो वहीं रह गए, वहीं बस गए और वहां शादी कर ली। तो वहां शादी कर ली तो कई लोग जो है उनको वो वहां पे पैसा, उनको जमीनें वमीनें मिल गई। सांकला बस काफी है।